वेलकम बैक टू सोशियो माइंड्स। इंडियन पॉलिटी का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बात की थी संविधान की और राजव्यवस्था की। हमने देखा था कि संविधान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और राजव्यवस्था क्या होती है। इसी के साथ हम पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास को, या हमारा जो संविधान है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, कि किस तरीके से हमारा संविधान डेवलप हुआ है। हम पढ़ रहे थे, हमने चर्चा की थी कल कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आती है। लेकिन कंपनी क्या करती है कि अपने व्यापारिक लाभ हेतु हमारी जो भारतीय राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, उसी के दौरान दो युद्ध होते हैं, एक होता है प्लासी का युद्ध, एक होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और ऐसा माना जाता है कि इसी इलाहाबाद की संधि के दौरान, इसी इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके शासन की नींव भारत में पड़ती है। ठीक है, जब ये बात इंग्लैंड में पता लगती है कि हमारे यहाँ की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत व्यापार करने गई है, वो अब व्यापार के साथ वहाँ पर शासन भी करने लगी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम जारी करती है, एक्ट जारी करती है। ठीक है, और उन्हीं एक्टों से हमारे संविधान का संवैधानिक विकास माना जाता है। उन्हीं श्रृंखला में जो अधिनियम है, उनकी श्रृंखला में हमने बात की थी, चर्चा की थी कहाँ से, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, और हम पहुँच गए थे कहाँ, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो पॉलिटी के हिसाब से हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में कोलकाता में। मतलब सबसे पहले हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट आता है। उसी के साथ बहुत सारे प्रावधान होते हैं, जैसे विधि आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, विधि आयोग जिसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया जाता है, और ये सीधे प्रश्न है, इनकी चर्चा भी हमने की थी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, और आज हम देखेंगे कौन कौन सी, आज 3 अधिनियमों की चर्चा करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा पढ़ेंगे 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और लास्ट में तीसरा पढ़ेंगे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पढ़ना। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। पहला हम पढ़ेंगे क्या, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा हमारा 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या एक्ट, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या क्या, एक्ट। ठीक है, उसके बाद अंत में हम डिस्कस करेंगे तीसरा हमारा आज का 1935 का क्या, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन तीनों की चर्चा हम करने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये आज हम तीनों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम 1892 तक पहुंच गए थे, जिसमें लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि 1892 द्वारा हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो ये 3 अधिनियम आज हम पढ़ने वाले हैं, 1909, 1919 और 1935। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अधिनियम कौन सा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार।
सुधार। ये क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। जो मार्ले मिंटो सुधार है ये भी अधिनियम ही है, ठीक है। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय 1900 जब 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा क्या हुआ है, भारत परिषद का भी गठन हो चुका है, ठीक है। कहाँ? इंग्लैंड में। उसका प्रमुख कौन बनाया जाता है? उसका प्रमुख बनाया जाता है भारत सचिव को, ठीक है। तो जो मार्ले हैं वो कौन है? वो भारत सचिव हैं वर्तमान में, भारत सचिव 1919 में। और जो मिंटो हैं, मिंटो कौन है? मिंटो वायसराय हैं, वायसराय, वायसराय, ठीक है, वायसराय मिंटो साहब। वायसराय का पद भी 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही आया है। किस पद को समाप्त करके? जो भारत का गवर्नर जनरल है उस पद को समाप्त करके नया पद बनाया गया था 1858 में, भारत का वायसराय। तो उस समय मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे, भारत परिषद के प्रमुख थे। और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा गया? इसलिए इस अधिनियम को 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ये भी सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एसएससी में भी और अदर एग्जाम्स में भी, कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें वायसराय कौन थे और सचिव, भारत सचिव कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। इस अधिनियम द्वारा सबसे पहला काम किया जाता है कि जो हमारा भारत है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है, ये क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि एक पार्टिकुलर संप्रदाय के लोगों को वोट करने का अधिकार उसी संप्रदाय को है। तो इस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। जैसे कोई संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय एग्जाम्पल के लिए, और ख़ासकर उसी के लिए ये शुरुआत की गई थी। तो मुस्लिम संप्रदाय का जो मुखिया है, मुख्य प्रमुख है, वो अब सिर्फ कौन चुन सकता है, उसमें चुनाव कौन कर सकता है? उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही उस वर्ग को, अध्यक्ष को या फिर जो प्रमुख है उसको चुन सकते हैं। तो इंडिया में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। और ये किस वर्ग के लिए प्रारंभ की गई? हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम वर्ग के लोग थे, मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, मुस्लिम वर्ग, इनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। तो पहला प्रावधान ये हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और क्या हुआ? दूसरा, इसमें इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि जो ब्रिटिश की कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लाइट चली गई थी और अब लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। उसमें हमने देखा था कि जो मार्ले थे उस समय भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो कौन थे? वायसराय थे। उसी के साथ क्या होता है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आता है उसमें हमारे देश में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, ठीक है। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी वो किस वर्ग के लिए प्रारंभ हुई? वो हुई मुस्लिम वर्ग के लिए, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि जो ब्रिटिश की कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद मतलब एक शाखा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो क्या करती थी? एग्जीक्यूट करती थी, सारे नियमों को लागू करने का कार्य करती थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अब क्या होने लगा? उसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, ठीक है। और जो प्रथम भारतीय शामिल किए गए वो कौन किए गए? वो किए गए सत्येंद्र सिन्हा। किसको किया गया शामिल? सत्येंद्र सिन्हा जी को, सत्येंद्र सिन्हा। और इनको सत्येंद्र सिन्हा
और इनको विधि सदस्य के रूप में चुना गया। इनको विधि सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, मतलब जो नियम कानून बनाती थी ऐसी एक संस्था थी कार्यकारिणी परिषद, उसमें विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और वो मुस्लिम वर्ग के लिए शुरुआत उसकी की गई। फिर अगला क्या हुआ इसमें कि कार्यकारिणी परिषद थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की या फिर जो EIC थी, उसकी कार्यकारिणी परिषद में अब भारतीयों को भी शामिल किया गया। EIC अब नहीं कह सकते क्योंकि 1858 के अधिनियम द्वारा EIC का शासन समाप्त हो चुका है और सीधा रूल किसके हाथ में चला गया, अब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। इस जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में 2 कथन दिए गए। एक कथन दिया किसने, मिंटो ने। एक कथन दिया मिंटो ने, जो उस समय वायसराय थे। मिंटो वायसराय थे इंडिया के। कौन, मिंटो ने। मिंटो ने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, दांत वो रहे हैं, वो रहे हैं। ठीक है, इसका फल भीषण होगा, इसका फल भीषण होगा, भीषण होगा, ये कहा मिंटो ने। ये क्यों कहा, ये कहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की वजह से। और दूसरा कथन आया किसका, गांधी जी का। गांधी जी का, गांधी जी ने क्या कहा इस अधिनियम के बारे में। गांधी जी ने ये जो अधिनियम आया मार्ले मिंटो सुधार, इसको सर्वनाश करने वाला, सर्वनाश करने वाला, सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। गांधी जी ने इसे क्या कहा, गांधी जी ने इसे सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा, सर्वनाश करने वाला अधिनियम। और कारण क्या था, ऐसा क्यों कहा जा रहा है करने वाला अधिनियम, ऐसा ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई उसके लिए कहा जा रहा है, करने वाला अधिनियम। गांधी जी ने इसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। और रीज़न यही था दोनों स्टेटमेंट का कि हमारे भारत में अब क्या हो गई है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई है। तो ये है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद आता है 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा, 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो कृपया कर स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा, 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें भी सेम था कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या माउंटेग्यू जो एक्ट है, इसमें जो माउंटेग्यू थे वो कौन थे, वो भारत सचिव थे। भारत सचिव मतलब ब्रिटिश संसद के प्रति जो उत्तरदायी था, भारतीय सचिव थे, भारत के सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे, वो वायसरॉय थे। ठीक है, वायसरॉय थे। ठीक, इसको बोला गया 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए गए। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें उस समय जो है वो एक पहला हुआ कि इसमें प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसमें क्या किया गया, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, द्वैध शासन की शुरुआत, शासन की शुरुआत। प्रांत से मेरा तात्पर्य उस समय राज्यों से था। ठीक है, प्रांत मतलब उस समय क्या थे, राज्य हुआ करते। जैसे वर्तमान में आज राज्य हैं हमारे, स्टेट हैं, उसी तरीके से जो ब्रिटिश शासन था उस समय राज्यों को ही क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन क्या था,
द्वैध शासन का मतलब ये था कि जो प्रांत के विषय थे उनको अब 2 वर्गों में विभाजित किया गया, अलग अलग सेपरेट किया गया। ठीक है, इसमें कुछ आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय इनको बनाया गया, मतलब जिनमें कोई भी चेंजेज नहीं किए जा सकते। ठीक है, बदलाव नहीं किया जा सकता। आरक्षित विषय में कौन कौन शामिल थे? आरक्षित विषय में शामिल थे पुलिस, कौन कौन शामिल थे? पुलिस, वित्त और आय, ये सब आरक्षित विषय में शामिल किए गए। मतलब इनमें बदलाव करना आसान नहीं था या फिर संभव ही नहीं था। ठीक है, जो भी बदलाव करेगी वो गवर्नमेंट करेगी, आरक्षित विषय। और दूसरा बनाए गए कौन से? हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, इसमें किस किस को शामिल किया गया? हस्तांतरित विषयों में शामिल किया गया शिक्षा को, किसको? शिक्षा को, शिक्षा जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, और स्वास्थ्य, इसको हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये पहला प्रावधान है। क्या किया गया 1919 द्वारा? 1919 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जिसमें जो प्रांत के विषय थे, सब्जेक्ट थे, ठीक है, उनको आरक्षित और संरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। ठीक है, मतलब इनमें बदलाव करना संभव नहीं था और इनमें हस्तांतरित विषय हैं, जब चाहे जब जैसी ज़रूरत है उसमें बदलाव किए जा सकते थे। ठीक है, तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और क्या होता है? जो 1919 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत की गई, शुरुआत हुई। ये क्या है? द्विसदनात्मक का मतलब है कि प्रांत में अब 2 सदन बनाए गए, प्रांत में केंद्र में 2 सदस्य बनाए गए। पहला कौन सा? पहला बनाया गया राज्य परिषद, राज्य परिषद में टोटल 60 सदस्य हुआ करते थे और इसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। और एक सदन बनाया गया, कौन सा? केंद्रीय विधानसभा, विधानसभा। इस केंद्रीय विधानसभा में उस समय 145 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, सदस्य संख्या 145 थी और इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। ये हमें याद करना है ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये सीधे प्रश्न है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे हुए कि केंद्रीय विधानसभा में तत्कालीन, मतलब जो 1919 का शासन था, उस समय कितने सदस्य हुआ करते थे? उस समय यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य हुआ करते थे और उनका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष था। और कौन कौन से प्रावधान किए गए 1919 में? 1919 में इसके अलावा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया, अधिकार। ठीक है, मतलब अभी तक महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी अपने प्रतिनिधि को चुनने में, किसी भी मामले में महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, लेकिन 1919 में सुधार किया गया और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किया गया। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या है हमारी पॉलिटी के हिसाब से? एक तो यही कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। दूसरा है कि इसमें 1919 द्वारा क्या किया जाता है? एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है?
लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग, मतलब पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की जाती है, सिफारिश की जाती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हमको लोक सेवा आयोग का निर्माण करना चाहिए, सिफारिश की जाती है। और इस लोक सेवा आयोग के गठन के लिए, इस लोक सेवा आयोग के गठन के लिए क्या किया जाता है, एक आयोग बनाया जाता है, आयोग बनाया जाता है, कमीशन बनाया जाता है। कौन सा? ली आयोग, ली आयोग। ये बताता है कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। और क्या होता है, इस लोक सेवा आयोग द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा 1926 में पीएससी की स्थापना कर दी जाती है। और इस ली आयोग का जो अध्यक्ष है, इस जो पीएससी है, इसका प्रमुख किसको बनाया जाता है, इसका प्रमुख बनाया जाता है रॉस वारकर को, रॉस वारकर। ठीक है, उस समय पीएससी का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, उस समय पीएससी का अध्यक्ष बनाया जाता है सर रॉस वारकर को। ठीक है, तो ये है 1919 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसमें हमारी पॉलिटी के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है कौन सा, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। दूसरा है लोक सेवा आयोग, पीएससी की सिफारिश, उसके लिए ली आयोग बनाया गया। 1926 में पीएससी की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और इसमें एक प्रावधान और किया गया, कौन सा, 10 वर्ष बाद एक समीक्षा आयोग की स्थापना। 10 वर्ष बाद एक समीक्षा आयोग बनाया जाएगा। इसमें ऐसा कहा गया, एक समीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग क्या था, समीक्षा आयोग। समीक्षा आयोग का मतलब ये था कि हर 10 वर्ष बाद में एक आयोग बनाया जाएगा, ये जो देखेगा कि जितने भी अधिनियम बनाए जा रहे हैं उनका कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, और समीक्षा करेगा कि अब क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक समीक्षा आयोग बनाने की बात इसमें माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई 1919 द्वारा। इसके बाद आता है क्या, साइमन आयोग, ये जो है 10 वर्ष बाद, इसकी समीक्षा के लिए समय से पहले ही क्या होता है, समय से पहले ही बात की गई थी 10 वर्ष बाद। तो जो 1919 का जो अधिनियम है वो लागू हो गया था कब, 1921 में। ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1921 में। ठीक है, 1921 में ये लागू हुआ, तो समीक्षा आयोग आना चाहिए था कब, 1931 में। लेकिन उससे पहले ही कब, 1927 में एक समीक्षा के लिए आयोग बनाया जाता है। कौन सा, साइमन आयोग, साइमन आयोग। ठीक है, ये 1927 में बनाया जाता है। ठीक, 1927 में ये आयोग बनाया जाता है। कौन सा, साइमन आयोग। ये बनाया गया था किसके लिए, समीक्षा के लिए। ये बनाया गया था समीक्षा के लिए, जैसा कि प्रावधान किया गया था कहाँ, 1919 के माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में। समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया। ये जो समीक्षा आयोग है वो 1928 में भारत आता है, 1928 में भारत आता है। 1928 में जब ये भारत आया तो इसका विरोध हुआ, विरोध किया गया। ठीक है, विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्या लगाए गए, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। रीजन क्या था साइमन गो बैक के, इसका विरोध का रीजन, विरोध का कारण क्या था, विरोध का कारण था कि जो 7 सदस्य थे, 7 जो मेंबर थे, 7 सदस्य वो सारे के सारे कौन थे, वो सारे के सारे विदेशी थे, या हम कह सकते हैं वो सब क्या थे, कौन थे, वो ब्रिटिश थे। ठीक, तो इसलिए इसका विरोध किया जाता है। इसी विरोध के दौरान क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला
लाजपत राय की, लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी लगने से, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और कड़ा विरोध होना प्रारंभ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो ये है साइमन आयोग, साइमन कमीशन। ये कब आया? ये 1928 में भारत आया। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ 1927 में, लेकिन ये इसका निर्माण होना कब था समीक्षा के लिए? इसका निर्माण होना था 1931 में, लेकिन उसके पहले ही इसका निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका कड़ा विरोध होता है हमारी इंडिया में विरोध किया जाता है भारत में, भारतीय लोगों द्वारा। जो उस समय जो दल हुआ करते थे, बड़े बड़े ग्रुप हुआ करते थे, उनके द्वारा इसका विरोध होता है, ठीक है। और इसी विरोध के दौरान क्या होता है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और जो साइमन आयोग है, साइमन आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? और ये अपनी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये पेश करता है अपनी 1930 में, ठीक है। तो ये सीधे क्वेश्चन है एग्जाम के कि साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? वो प्रस्तुत की 1930 में। साइमन आयोग का गठन कब किया गया? साइमन आयोग बनाया कब गया? 1927 में। और ये भारत कब आया? ये 1928 में भारत आया, ठीक है, ठीक है। और ऐसा भी ये क्वेश्चन है कि साइमन आयोग के दौरान जब विद्रोह हुआ तो किस नेता की जो है वो मृत्यु हो जाती है? तो लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। साइमन आयोग जब भारत आया, इसने अपनी समीक्षा 1930 में प्रस्तुत की। तो अगला अधिनियम आया कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या आया? 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम ये आया, अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अभी तक क्या हो रहा था कि 1858 के बाद जितने भी अधिनियम आ रहे थे उनको भारत परिषद अधिनियम कहा जा रहा था। लेकिन 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, मतलब 1935 में जो अधिनियम आया उसको भारत शासन अधिनियम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1935 के अधिनियम द्वारा जो भारत परिषद चल रही थी उसको अब समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो सारे हैं वो समीक्षा आयोग सिफारिश करता है, बताता है कि अब भारत परिषद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में। इसमें क्या किया जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका प्रभाव सर्वाधिक हमारे संविधान पर देखने को मिलता है, सर्वाधिक प्रभाव है काय पर? हमारे संविधान पर। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या किया गया? ये कैसा है? ये एक प्रस्तावना विहीन एक्ट था, प्रस्तावना विहीन एक्ट था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहला काम किया जाता है जो प्रांत में द्वैध शासन था, मतलब जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, प्रांत में द्वैध शासन था, इसको समाप्त किया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो प्रांत हैं इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती, इनको स्वायत्तता प्रदान की जाती है, ठीक है। मतलब अब राज्य जो प्रांत हैं वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जो 1919 है, 1919 जो आया था उसके द्वारा जो केंद्र में प्रांत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था उसको इसमें समाप्त किया जाता है। और 1919 को जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन, इसमें जो
द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था तो उसमें जो प्रांत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन क्या होता है, 1935 का अधिनियम आता है और इस प्रांत में पहले की तरह केंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब प्रांत या जो राज्य हैं इनको काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब अब वो पुलिस में भी चेंज कर सकते हैं, आय और वित्त को भी देख सकते हैं अपने राज्य के हिसाब से, एक भूभाग के हिसाब से पर्टिकुलर। ठीक है, और क्या किया गया, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और अब इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये इसके द्वारा किया गया, इस प्रावधान द्वारा, इस अधिनियम द्वारा। और क्या हुआ, इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रयास किया गया। क्या किया गया, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रयास किया जाता है, लेकिन स्थापना नहीं हो पाती है, का ये प्रयास किया जाता है। तो ये है 1835 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें क्या क्या किया गया, इसमें प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, जो कि शुरू कब किया गया था, 1919 में शुरू किया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन की प्रारंभ होता है। उसके अलावा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रयास किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसमें इस अधिनियम द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसका चीफ जस्टिस है वो किसको बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मॉरिस ग्वेर को। मॉरिस ग्वेर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं सर मॉरिस ग्वेर। ठीक, ये जो फेडरल कोर्ट बनाया गया 1835 के अधिनियम द्वारा, इसका प्रावधान आता है। और फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है 1937 में। 1937 में ये जो है वो फेडरल कोर्ट स्थापित कर दिया जाता है। इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो किसको बनाया जाता है, वो बनाया जाता है सर मॉरिस ग्वेर को। मॉरिस ग्वेर इसके चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। अब जो फेडरल कोर्ट है इसमें क्या किया जाता है कि चीफ जस्टिस के अलावा 2 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। 2 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। कौन कौन को, भारतीय भी शामिल अब इसमें होते हैं। फेडरल कोर्ट में भारतीयों को भी शामिल किया जाता है और 2 लोग शामिल होते हैं। कौन, एक फर्स्ट जैकब और सुल्तान। अब ये भी सुल्तान, ये भी क्या है, अब ये भी न्याय में शामिल होने लगे हैं। ठीक, जैकब और सुल्तान को जो फेडरल कोर्ट है इसमें शामिल किया जाता है। इसके अध्यक्ष या चीफ जस्टिस कौन होते हैं, मॉरिस ग्वेर होते हैं। फिर और क्या प्रावधान किए जाते हैं, इसमें आरबीआई का, इसके अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई की स्थापना की जाती है। इसके लिए एक आयोग बनाया जाता है। कौन सा, यंग हिल्टन आयोग। कौन सा, यंग हिल्टन आयोग। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई से रिलेटेड आयोग कौन सा है या आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सा आयोग बनाएगा, यंग हिल्टन आयोग बनाएगा। इसको शाही आयोग भी कहा जाता है। इसको शाही आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर कब, 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई की स्थापना की जाती है।
ठीक है, स्थापना की जाती है। और इसका जो पहला गवर्नर है आरबीआई का, फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया जाता है? आरबीआई का जो पहला गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया जाता है? फर्स्ट गवर्नर बनाया जाता है ऑसबर्न स्मिथ को। ऑसबर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, ये है कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो आरबीआई की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई। और क्या क्या प्रावधान किए गए? और इसमें क्या कि जो बर्मा है, वर्तमान का म्यांमार, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, और जो वर्तमान में जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि अब इसको भारत शासन अधिनियम क्यों कहा जा रहा है? भारत शासन अधिनियम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन द्वारा जो भारत परिषद थी जिसका गठन 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था, तो भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है किसके द्वारा? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा भारत परिषद का अब अंत हो चुका है। इसके अलावा और क्या किया जाता है? ठीक है, इसके अलावा हमारी पॉलिटी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो सूचियां हमें आज देखने को मिलती हैं, जो हमारे संविधान में सूचियां हैं 3, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, उनका प्रावधान 1935 से ही आया है। 1935 में सूचियां शामिल की गई। क्या? सूचियां शामिल की गई। ठीक है, उस समय जो सूचियां थी उनमें कौन कौन से विषय थे, कितने विषय थे, कौन कौन से की तो चर्चा नहीं करेंगे, कितने विषय थे वो एग्जाम में पूछे गए हैं और वो हम यहाँ देख लेते हैं। 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? पहली बनाई गई संघ सूची। उस समय संघ सूची में कितने? 59 विषय शामिल किए गए। और ये कैसे थे? ये केंद्रीय महत्व के विषय थे। ये कैसे थे? ये केंद्रीय महत्व के विषय थे। ठीक है, इनको शामिल किया गया। ठीक, केंद्रीय महत्व के विषय को, संघ सूची को शामिल किया गया। दूसरी हुई समवर्ती सूची में उस समय कितने? 34 विषय शामिल थे और ये प्रांत और केंद्र दोनों की सब्जेक्ट थे। ठीक, समवर्ती सूची। और तीसरी सूची थी प्रांतीय सूची में उस समय कितने? 54 विषय शामिल थे। और ये कैसे थे? ये प्रांत से स्थानीय जो स्वशासन था, स्थानीय शासन, इससे रिलेटेड जो विषय थे उनको प्रांतीय सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी हमें इसी तरीके की सूची में देखने को मिलती है। संघ सूची, उसमें भी केंद्रीय विषयों को शामिल किया जाता है, जो केंद्रीय महत्व के विषय हैं उनको शामिल किया जाता है। दूसरी सूची हमारे संविधान में देखने को मिलती है समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय शामिल होते हैं और उस समय 34 विषय जो है वो समवर्ती सूची में शामिल थे। और प्रांतीय सूची, उस समय इसको प्रांतीय सूची कहा जाता था, वर्तमान में ये क्या है? ये राज्य सूची है और इसमें 54 विषय शामिल हैं। और किस महत्व के? जो स्थानीय महत्व के जो विषय थे उनको कायम में रखा गया, उसको प्रांतीय सूची के अंदर रखा गया। तो ये जो 3 सूचियां हैं वो 1935 द्वारा
शामिल की गई। मतलब सूचियों का कंसेप्ट भी कहाँ से है हमारे संविधान में, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वहाँ से हमारे संविधान में सूचियाँ ग्रहण की गई हैं। तो ये है आज की 3 प्रावधान। कौन कौन से? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारी जो भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान की वो समाप्त होती है। इसके बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी होती है 1937-1938 में, और दूसरी तरफ से क्या होता है हमारे देश में लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया जाता है। जो भारतीय शासन, जो ब्रिटिश शासन चल रहा है उसका विरोध किया जाता है और अलग अलग जो नेता हैं उनके द्वारा क्या आंदोलन किए जाते हैं। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबाव महसूस होता है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और एक तरफ क्या होता है भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कड़ा विरोध होता है। तो एक बार हम तीनों जो अधिनियम है इनको रिवाइज कर लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कौन सा? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, वो मुस्लिम वर्ग के लिए की गई और कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें अब भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। सत्येंद्र सिन्हा को जिसमें शामिल किया गया, उनको विधि सदस्य बनाया गया, सत्येंद्र सिन्हा जी को। ठीक है, इस पर जो है वो स्टेटमेंट भी दिए गए एक मिंटो द्वारा। उसने कहा हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। दूसरा स्टेटमेंट था गांधी जी का। गांधी जी ने इस अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। ये भी एक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद हमने पढ़ा 1919 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1921 में लागू होता है। ठीक है, इसमें पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा ली आयोग द्वारा 1926 में पीएससी की स्थापना की जाती है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। और इस पीएससी का जो अध्यक्ष है, प्रमुख है, वो किसको बनाया जाता है? रॉस वारकर को बनाया जाता है। ये भी एक सीधा ही प्रश्न है कि सबसे पहला फर्स्ट जो पीएससी है उसका अध्यक्ष किसको बनाएगा? रॉस वारकर को बनाएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है, प्रांत में द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद एक साइमन आयोग बनाया जाता है समीक्षा के लिए। ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत करता है। 1928 में ये भारत आता है और भारत में जब ये आता है इसका कड़ा विरोध होता है। इसकी रिपोर्ट के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अधिनियम द्वारा जो भारत परिषद चल रही थी उसका अंत कर दिया जाता है। तो अभी तक जो नियम आ रहे थे, अधिनियम आ रहे थे, वो भारत परिषद अधिनियम के नाम से आ रहे थे, लेकिन अब पुनः किसके नाम से आते हैं? पुनः अब ये भारत शासन अधिनियम के नाम से एक्ट जारी किए जाते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान में इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या किया गया? इसमें आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। ठीक, और गवर्नर किसको बनाया जाता है? सबसे पहले ऑसबर्न स्मिथ को बनाया जाता है। उसके अलावा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1935 द्वारा 1937 में। इसमें एक चीफ जस्टिस होता है मॉरिस गुएर। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं ये। और इसमें क्या है? 2 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। 2 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। कौन को? जैकब को और सुल्तान को। जैकब और सुल्तान को इसमें शामिल किया जाता है। जैकब और सुल्तान को इसमें शामिल किया जाता है। जैकब सुल्तान को इसमें शामिल किया जाता है। आरबीआई की स्थापना के लिए जो आयोग बनाया गया वो कौन सा था? वो यंग हिल्टन आयोग था। इसको शाही आयोग भी कहा जाता है। 1935 के अधिनियम द्वारा जो वर्तमान का म्यांमार है इसको अलग किया जाता है। उस समय इसको बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, और क्या किया गया? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस अधिनियम द्वारा जो सूचियां हैं वो शामिल की गई। ठीक है, हमारा जो उस समय की जो राज व्यवस्था चल रही थी, जो नियम कानून चल रहे थे, उनमें अब सूचियों का भी प्रावधान किया गया, जो हमारे संविधान की वर्तमान में एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में क्या है? सूचियाँ हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं। उस समय जो सूचियाँ बनाई गई वो कौन सी थी? संघ सूची थी, संवर्ती सूची थी और एक प्रांतीय सूची थी। संवर्ती सूची में 54 विषय थे, संवर्ती सूची में 34 विषय थे
ठीक है, कितने विषय थे? 34 नहीं थे, संवर्ती सूची में 36 विषय थे। उस समय क्या थे? संवर्ती सूची में 36 विषय थे, 36 विषय थे। ये फ़ायदा होता है रिवीजन करने का। उस समय संवर्ती सूची में 36 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। तो ये थे आज के प्रमुख 3 अधिनियम। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या? संविधान का निर्माण। हम देखेंगे कि हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, किस तरीके से संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।